गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुप्रभात सभी को। इस सुबह सवेरे की इस मीटिंग में हम सबका स्वागत करते हैं। आप सब लोग इस मीटिंग का एक हिस्सा हैं और आज हम सबसे पहले परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए इस मीटिंग की शुरुआत करते हैं और ग्रेटिट्यूड देते हैं अपने सभी मेंटर्स का, आरपी सर एंड चंद्रा मैडम, दिनेश सर एंड उषा मैडम और वीरेंद्र सर एंड प्रतिभा मैम का, और जिनकी वजह से हम यहाँ इस मीटिंग का एक हिस्सा हैं। और अभी इस मीटिंग को हम अपने घरों से कंफर्टेबली अटेंड कर पा रहे हैं। और अगर आज आज का जो स्पेशल सेशन है, अगर उसके लिए आप कंफर्टेबल हैं और रेडी हैं पेन और डायरी लेकर, सो जरूर से अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। और आज की जो स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं, बहुत अच्छी बहुत प्यारी हैं, मुझे तो उनकी आवाज ही बहुत अच्छी लगती है और बहुत जबरदस्त लीडर हैं। हमारी जो एस्टीम्ड गेस्ट स्पीकर हैं वो 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है उन्हें एज अ गायनोकोलॉजिस्ट। और उनका खुद का हॉस्पिटल चलाती हैं हरविंदर में। और अपनी हेल्थ, उनका आज का टॉपिक है अपनी हेल्थ की कमांड को अपने हाथ में रखें। सो ये सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी हम सबको आज इसकी जरूरत भी है और हम सब चाहते भी हैं ये। सो सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस पे वो हमें विजडम देंगी। सो मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं उनको इनवाइट करती हूँ, डॉक्टर प्रियंका सिंघल मैम को। ओवर टू यू मैम। थैंक यू स्मिता, थैंक्स अ लॉट। और आपकी आवाज भी सुबह सुबह बहुत अच्छी लगती है। और तो आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। पीछे भी अभी कुछ सेशंस हुए, सर ने भी, डॉक्टर रोहित ने भी एक कैंसर पे लिया सेशन, स्पेशली उसमें ब्रेस्ट कैंसर भी कवर किया। तो आज मैं जो कवर करूंगी वो सर्वाइकल कैंसर। तो वाई सर्वाइकल कैंसर, क्यों ये टॉपिक चूज कर रहे हैं। और तो सर्वाइकल जो फीमेल्स में ना दो मेन कैंसर्स होते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड। टुडे आज मैं आपसे बात करूंगी सर्वाइकल कैंसर की। तो क्या मैं आज यहाँ ऑडियंस सब जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, क्या मैं उनसे जान सकती हूँ कि कितने लोग, मतलब दे कैन रेज देयर हैंड वर्चुअली, कि कितने लोग जानते हैं इसके बारे में या नाम सुना है इसके बारे में, सर्विक्स क्या होती है, सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, थोड़ा भी आइडिया है कुछ, तो दे कैन रेज देयर हैंड। तो मेरे लिए इजी होगा अपनी टॉक को आगे ले जाने के लिए, कि किसी को कुछ आइडिया है। तो आज तो क्या है ये सर्वाइकल कैंसर, एंड और हम क्यों बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि जैसे अभी बताया कि सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है इंडियन वुमेन में, और करीब 1 से 1.25 लाख न्यू केसेस हर साल इंडिया में नए आते हैं, जिसमें से करीब 80,000 डेथ्स जो हैं एवरी ईयर हो रही हैं, है ना। एंड बट द गुड न्यूज, जो इसमें बहुत अच्छी न्यूज है, कि ये इकलौता, मतलब ये कैंसर है जो पूरी तरह प्रिवेंटेबल है, क्योरेबल है, अगर टाइमली इस पे इंटरवीन कर लिया जाए और इसको पहले से पहचान ले। तो ये इट इज ऑलमोस्ट 100% प्रिवेंटेबल। और क्या है, अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो वर्ल्ड वाइड जो है करीब 6 लाख केसेस न्यू हर साल आते हैं, और उनमें से अब आप देख लो कि 1.25 लाख केसेस इंडिया में ही आ रहे हैं। तो मतलब 5:1, मतलब अगर 5 नए केस हैं तो उसमें से एक जो है इंडिया में आ रहा है। बट इसमें आयरनी ये है कि अगर इसमें हमने पहले से सजग नहीं हुए, और क्योंकि इसके सिम्टम्स जो हैं अर्ली स्टेज में कुछ आता नहीं है, अगर लेट स्टेज में ही पकड़ में आया तो जो है क्यूरेबल जो उसका है वो थोड़ा कम हो जाता है इसमें। तो व्हाट इज सर्वाइकल कैंसर। तो सर्विक्स, जैसे हम सबने सुना है कि क्या होता है। तो सर्विक्स जैसे एक बच्चेदानी होती है, जहाँ बच्चा ठहरता है, दैट इज द यूट्रस, और नीचे का भाग होता है वजाइन। तो उन दोनों के बीच का जो हिस्सा होता है वो होता है सर्विक्स, है ना। तो एक तरह से ये कह लें कि बच्चेदानी का मुंह को सर्विक्स बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, सर जो वजाइना एक लंबा नैरो पार्ट है, यूट्रस पूरा बच्चेदानी है, एंड बीच में ये सर्विक्स। सर्विक्स के भी दो भाग हैं, एक आउटसाइड वाला पार्ट सर्विक्स का और एक अंदर वाला पार्ट सर्विक्स का। तो जो बीच, इन दोनों के जो बीच का जंक्शन है, बाहर के सर्विक्स और अंदर के सर्विक्स के बीच में जो है ये कैंसर पनपता है।
है ना। और कैंसर तो जैसे हम सब जानते हैं, पहले भी सेशंस हो चुके हैं, कि जब एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हो जाए अंदर सेल्स में, है ना, तो फिर वो कैंसर का रूप ले लेता है। और ये बनेगा बीच में एक्टोसर, मतलब बाहर की सर्विक्स और अंदर की सर्विक्स के बीच के जंक्शन पे ये बनता है। तो इतना सर्विक्स और ये थोड़ा तो आइडिया सबको होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अभी कि अराउंड 6 लाख नए केस हैं, जिसमें से करीब 3 लाख, 3 साढ़े 3 लाख की डेथ्स हैं ग्लोबली, और उसमें से इंडिया करीब 1.25 लाख केस पे है, नए केस, एंड अराउंड 80,000 डेथ्स पर ईयर यहाँ होती है। अब ये होता क्यों है, मतलब क्या मेन कारण है सर्वाइकल कैंसर का। तो इसका जो 90% ऑफ दी सर्वाइकल कैंसर्स हो रहे हैं वो एक वायरस के कारण होते हैं। ये वही वायरस है, जैसे कोई वायरस हमें जब सर्दी खांसी, जो अपन वायरल फीवर बोलते हैं, फ्लू बोलते हैं, तो वो भी एक वायरस ही है ना। बट वो है कि वो कुछ दिन आता है और चला जाता है, होता ही है ना सभी को, हम सबको सर्दी खांसी सीजनल चेंज या कुछ ऐसे में हो जाता है। तो ये भी एक वायरस के कारण ही होता है। मतलब 90% ऑफ द सर्वाइकल कैंसर इज कॉज्ड बाय वन वायरस दैट इज नोन एज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एंड इट इज सिमिलर टू एनी अदर वायरस जो हमारे अंदर आते जाते रहते हैं। एंड अराउंड 200 स्ट्रेन्स के ये एचपीवी वायरस होते हैं। मोस्टली परेशान नहीं करते, जैसे सर्दी खांसी वाला वायरस भी क्या परेशान करता है, 3 से 5 दिन 7 दिन रहता है। बट वहां पर भी अगर किसी की इम्यूनिटी डाउन है तो वो कई बार ज्यादा दिन ठहर जाता है। सर्दी खांसी वाला वायरस भी, सिंपल वायरल फीवर भी निमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, कई बार अस्थमैटिक ब्रोंकाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि जो 200 स्ट्रेन्स के ये वायरस हैं, एचपीवी वायरस, मोस्टली हार्मलेस हैं। 8 से 10 के करीब जो हैं, 10-12 जो इसमें स्ट्रेन्स हैं, 200 में से 10-12 वो ही ज्यादा घातक होते हैं। और उसमें से भी जो 16 और 18 नंबर हैं, टाइप 16 एंड टाइप 18 ऑफ एचपीवी वायरस, 90% जो सर्वाइकल कैंसर एचपीवी वायरस से हो रहा है उसमें से 70%, 70% इज कॉज्ड बाय दीज टू स्ट्रेन्स ओनली। and almost all cancers, cervical cancers are caused by HPV infection। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये वैसे ही आ रहा है जैसे हमें बाकी के वायरस हमारी बॉडी में आते हैं, बट इसका रूट आने का थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब इसमें कहाँ से आता है, जैसे क्योंकि नीचे का है पार्ट, है ना, सर्विक, जैसे अभी बताया कि फीमेल का नीचे का पार्ट है, बच्चेदानी का मुंह है, तो कहाँ से रूट आएगा इसका, आएगा तो नीचे से ही, वजाइनल रूट से ही आएगा। तो बेसिकली स्किन टू स्किन कांटेक्ट, सिर्फ स्किन टू स्किन कांटेक्ट हुआ, या फिर प्रॉपरली रिलेशन बने, तो भी, मतलब अगर रिलेशन नहीं भी बने, सिर्फ स्किन टू स्किन कांटेक्ट है, इधर थ्रू मेल और थ्रू फीमेल, अगर मेल टू फीमेल तो है ही रूट, बट अगर फीमेल टू फीमेल भी स्किन रूट नीचे के जेनिटल एरिया से ही आ सकता है। बट ऑब्वियसली ब्लड और छूने छाने सलाइवा वैसे, है ना, मतलब नीचे के छूने से तो होगा, बट और तरीके से नहीं, ना ही टॉयलेट सीट्स एंड शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स, उन सब से नहीं होने वाला, है ना। अब तो अब इसमें क्या है, जो, अब ये भी लोग सोचते हैं कि इसका मतलब जिनके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, क्या उन्हीं को खाली एचपीवी वायरस आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सब ऑल फीमेल्स अपनी लाइफ में कभी ना कभी इस वायरस से एक्सपोज होंगी ही होंगी। अराउंड 80 to 90% चांस है, इंक्लूडिंग मी, कि जो इसको एक्सपोज होगा ही होगा, चाहे वो सिंगल पार्टनर ही क्यों ना हो आए, है ना। तो मतलब ऐसा है, क्योंकि मेल्स में ये रहता है। एंड जो एचपीवी वायरस हमेशा कैंसर कॉज करेगा ऐसा भी नहीं है। और उसमें मैं आगे बताऊंगी कि कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को। और तो ये सब कुछ है। तो एक तो ये हमें यहाँ तक ये समझ आया कि सिर्फ जिनके मल्टीपल पार्टनर्स हैं उन्हीं को होने वाला है, ऐसा नहीं है, बट उनका चांस बढ़ जाएगा, क्योंकि अब उनके पास अलग अलग रूट से आने का, मतलब अलग अलग, दे आर गेटिंग मोर एक्सपोज टू दिस वायरस। एक है कि 1 पर्सन एक्सपोजर और एक है मल्टीपल पर्सन एक्सपोजर, तो वहां ज्यादा होने वाला है। और प्रॉब्लम क्या होती है कि जब ये एचपीवी वायरस बैठ जाता है सर्विक्स में, अब ये क्या आता तो है, जैसे स्किन टू स्किन कांटेक्ट हुआ, सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ,
आएगा मेल से, क्योंकि ज्यादातर सब मेल से ही आ रहा है, फीमेल टू फीमेल भी आ सकता है। पर प्रॉब्लम है कि जब ये घर कर जाता है, मतलब वो अ, बैठ जाता है सर्विक्स के अंदर। अब हमारी जैसे वायरल फीवर है, तो अगर हमारे ऊपर नेजोफेरिंग्स या लंग्स में अगर वो बैठ जाए वायरस, तो फिर वो प्रॉब्लम है निमोनिया और अस्थमैटिक ब्रोंकाइटिस की। इसी तरह अगर वरना हमारी बॉडी क्या है, उसको भगाती है ना हर वायरस को। बॉडी इम्यूनिटी का खेल यही तो खेलता है कि जिनकी इम्यूनिटी अच्छी वो अपने ऑल वायरसेस को या बीमारियों को जल्दी भगा पाते हैं। तो ऐसे ही एचपी वायरस हम सब फीमेल्स को आना ही आना है। बट हम सबकी अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो फिर अराउंड 1 से 2 साल में ये सर्विक्स में बैठ के चला जाता है, अपने आप बॉडी इसे भगा देती है। बट दो फीमेल्स जिनकी इम्यूनिटी डाउन है, वहीं पर ये परसिस्ट कर जाता है। और जो चीज परसिस्ट कर जाएगी, और एक दिन में कैंसर नहीं बनेगा, मिनिमम 10 से 15 साल लगेंगे। बट इफ वी आर इम्यूनो डेफिशिएंट, कॉम्प्रोमाइज, तो फिर हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे इसके आगे रिperकशंस के लिए। तो कौन कौन हाइयर रिस्क पे है, जैसे अभी बताया कि ऑल फीमेल्स जिनकी इम्यूनिटी लो है, जो अपने ऊपर काम नहीं कर रही हैं। और इस कम्युनिटी में तो हर दिन हमें अपनी हेल्थ अपने हाथ में लेने के लिए ही सजग किया जाता है। हमारे सारे मेंटोर्स हमें सेल्यूलर न्यूट्रिशन पे इतना गाइड करते हैं। और यहाँ भी तो खेल क्या खेल रहा है, सेल्स का ही तो खेल रहा है। कैंसर में खेल तो सेल्स का ही खेलता है कि सेल्यूलर न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं वीक हो जाता है। अब न्यूट्रिशन कैसे कैसे, वो सब हमने शेड्स के फॉर्मूले पढ़े ही हैं कि भाई स्लीप और हमारा मेंटल जो एटीट्यूड है, हमारे सप्लीमेंटेशंस हैं, हमारा एक्सरसाइज है, ये सारा कुछ इसमें रोल प्ले करता है। तो वही स्मोकिंग, अल्कोहल, मल्टीपल पार्टनर्स जैसे बोला तो रिस्क बढ़ेगा। या फिर जो बच्चियां अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, है ना। तो उसमें क्या है, जो एक तो क्या है, अब जल्दी घर कर जाएगा, मतलब जल्दी एक्सपोज हो गए तो ज्यादा चांस है वो रहने का लंबा। दूसरा, यंगर सर्वाइकल सेल्स, मतलब जो अभी यंग है, यंग सर्विक्स है, वो ज्यादा प्रोन होती है कैंसर में जाने के लिए। फिर जिनका वीक इम्यून सिस्टम है, या फिर, और इस पे आगे भी बात करेंगे, जो जो लोग स्क्रीनिंग मिस कर रहे हैं, मतलब वो रूटीन टेस्ट करा नहीं रहे हैं। जैसे अपन सब के सबको पता है, और हर आदमी हर साल अपना एक ब्लड टेस्ट तो करा ही लेता है। और ना आजकल तो सब देखो लैब्स में भी इतने सस्ते सस्ते फुल ब्लड पैनल्स होने लगे हैं। बट यहाँ पे हम लोग मिस कर रहे हैं, ऑल फीमेल्स वी आर मिसिंग। हम वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ ब्लड टेस्ट कि भाई कोलेस्ट्रॉल करा लो और ये सब करा लो, पर वी आर मिसिंग दीज टेस्ट, क्योंकि हमें ये थोड़ा बोझा लगता है यार, कौन जाए गायनिक पे, कौन अपने आप को ये सब करे। तो जिन लोगों की स्क्रीनिंग मिस हो रही है, और एक लास्ट पॉइंट की जो वैक्सीनेटेड नहीं है। अब हमारी वाली एज वालों को तो वैक्सीन लग नहीं पाया, क्योंकि हम जब तक ये वैक्सीन बनी हम उस एज से क्रॉस हो गए। आगे मैं आपको बताऊंगी कि क्या इसके 3 4 मेन पिलर्स हैं। तो यहाँ तक अभी तक हमने ये जाना कि इम्यूनिटी प्लेज अ मेजर रोल इसमें, है ना, अपने आप को बचाने में। एंड यस, इट कैन बी प्रिवेंटेड। और इट इज वन ऑफ द फ्यू कैंसर्स जो कि हम स्टॉप कर सकते हैं। जब अभी तक शुरुआत हुई भी नहीं है, हम उसको वहीं रोक सकते हैं। और उसके 3 मेन वर्टिकल पिलर्स क्या रहते हैं, एक है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन, दूसरा है रेगुलर स्क्रीनिंग, एंड तीसरा है हमारी इम्यूनिटी, मतलब हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसपे तो यहाँ रोज ही बात हो रही है। और उसको तो कितना भी स्ट्रेस करें उस बात पे कि हेल्दी लाइफस्टाइल पे, वो कम है। एंड आगे बढ़ेंगे वैक्सीनेशन और रेगुलर स्क्रीनिंग पे कैसे हम काम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ इतने सब लोग हैं, और आपके सब घर में भी फीमेल्स हैं, बच्चियां हैं, और आपके इर्द गिर्द भी बहुत लोग हैं। तो एक अवेयरनेस क्रिएट करी जा रही है कि कैसे ये जो कैंसर है, इवन बिफोर स्टार्टिंग वी कैन प्रिवेंट इट। तो व्हाट इज एचपीवी वैक्सीन, एक वैक्सीन है, एक नॉर्मल वैक्सीन की तरह ही है, जैसे बचपन में जो बच्चों को वैक्सीन लगती है। और ये स्टार्ट हो जाती है 9 साल की बच्चियों से देना। इवन बॉयज में भी अब लग रही है, बट मोर इन फॉरेन कंट्रीज। अभी इंडिया में बॉयज में इतना अभी यहाँ पे नहीं लगना शुरू हुआ है। वरना क्योंकि आना तो मेल से ही है, तो उधर भी लगे तो अच्छा ही है। यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट अब उस पे काम कर रही है। तो गर्ल्स को 9 से 14 साल, 9 साल की बच्चियों से ये वैक्सीन लगना शुरू हो जाती है। तो 9 से 14 साल
तक 2 डोज में काम चल जाता है। तो सिर्फ 2 डोज लगनी होती है, सपोज एक आज लगी और एक 6 महीने बाद लगी, तो ये काम हो गया। 9 साल क्यों चूज किया गया? जस्ट बिकॉज कि अभी एक्सपोजर हुआ नहीं है ना। तो अब बिफोर योर फर्स्ट सेक्सुअल कांटेक्ट अगर ये लग जाए तो एफिकेसी बहुत ज्यादा है। अब अगर एक बार कांटेक्ट हो गया, अब उसके बाद हम वैक्सीन लगाएंगे, तो वो तो वही है कि अब एक बार एक्सीडेंट हो गया और अब हम सीट बेल्ट बांध रहे हैं, तो अब उसका कोई इतना मतलब उतना रोल नहीं रहेगा। रहेगा बट उतना नहीं रहेगा जितना कि बिफोर एनी एक्सपोजर। तो इसीलिए 9 साल से शुरू करना है। 15 साल के ऊपर भी लगाई जाती है, 15 to 26, 15 साल की फीमेल से 26 साल की फीमेल्स तक 3 डोज इसकी लगती हैं। अगर आज एक लगी तो 2 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद। एंड यस, इसको 45 साल तक भी लेके जाया जा रहा है ना। तो जो फीमेल्स यहाँ पर भी जो अंडर 45 हैं, दे शुड गेट देयर वैक्सीन डन। जो अपने लोकल गायनिक हैं वहां जाके उनसे बात करें। और आजकल यूट्यूब और इस पे भी बहुत इस पे जो है एक अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सजग हो गई है। वाई? बिकॉज इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है। फॉरेन कंट्रीज में इंसिडेंस कम हो रहा है। वाई? बिकॉज कि वहाँ वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंटली अच्छे से हो रही है। स्क्रीनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल वहाँ खेला जा रहा है। तो कभी किसी जमाने में वो बहुत ऊपर थे, इंडिया डाउन थी। अब वो बहुत सजग हो गए हैं, इंडिया अब सजग हो रही है। तो 2 डोजेस टिल 14 साल, 3 डोजेस 15 से 45, एंड अराउंड 70 to 90% प्रोटेक्शन हमें एचपीवी जो जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन ही एचपीवी वैक्सीन है अगेंस्ट एचपीवी वायरस। तो ये हमें प्रोटेक्शन दे देती है। और इसमें भी 2-3 टाइप की वैक्सीन्स आती हैं मार्केट में। थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, कल को आप जाओगे अपने गायनेक पे, तो 2-3 कंपनीज बना रही हैं। तो मेन जो है जो जो घातक वाले वायरस है ना, 200 स्ट्रेन्स में से 9 से 10 हैं जो बहुत घातक हैं। और उसमें से भी 4 ज्यादा वाले हैं, है ना। तो जैसे 16 है, 18 नंबर है, तो वो 70% ऑफ दी कैंसर वो ही करा दे रहे हैं। तो 2 टाइप की वैक्सीन है, एक 4 के अगेंस्ट और एक 9 के अगेंस्ट। मतलब 4 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट, एक 9 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट। तो यूजुअली जो लगा रहे हैं, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी भी देखनी होती है, तो एक करीब 3-3.5 हजार की एक डोज आ रही होती है, और एक करीब 9-10 हजार की एक डोज आ रही होती है, जो 9 वाली है, जो 9 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट है। और एक 2 वाली भी आ रही होती है जो सिर्फ 16 और 18 है, वो और सस्ती है। बट यूजुअली जो हम लोग चाहते हैं कि एटलीस्ट जो लग जाए वो 4 वाली तो लग जाए, है ना। अब अगर कोई अफोर्डेबल है तो ऑब्वियसली दैट दोज पर्सन शुड गो फॉर दी 9 स्ट्रेन, जो गार्डासिल 9 के नाम से आती है। और एक गार्डासिल जो 4 है, वो 4 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट आती है। और ऑब्वियसली जो 9 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट है वो अराउंड 90 से ऊपर तक प्रोटेक्शन दे देती है, 90% से ऊपर। और जो खाली गार्डासिल 4 है, वो उसकी प्रोटेक्शन अराउंड 80% तक है। तो वैक्सीन सेफ है, बिल्कुल सेफ है। लोगों को लगता है इससे इनफर्टिलिटी हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। सिर्फ गर्ल्स के लिए है, नहीं, बॉयज के लिए भी ये वैक्सीन है। और इंडिया में अभी वो गार्डासिल 4 और 9 को तो अलाउ नहीं किया गया है बॉयज को लगाने को। जो दूसरी एक और दो स्ट्रेन्स हैं, मतलब वैक्सीन है सर्वारिक्स वाला, वो अभी बॉयज को लग रहा है, बट अभी भी उतना फ्रीक्वेंसी में नहीं आया है। एंड सबको लगनी चाहिए, यस, 9 साल के ऊपर सबको लगनी चाहिए टिल 45 साल। उसके बाद उसका फायदा नहीं है, क्योंकि तब तक तो जो एक्सपोजर होना है हो गया, जो गड़बड़ होनी है वो घर कर गया, वॉट एवर वो। अब उसका रोल नहीं है 45 साल के बाद। एंड अब दूसरा जो वर्टिकल था वो है स्क्रीनिंग। तो ये तो था वैक्सीन से अपने आप को बचाओ। नहीं, मुझे लगता है इकलौता शायद कैंसर है ये जो कि इट इज प्रिवेंटेबल थ्रू अ वैक्सीन। बहुत कम होते हैं ऐसे कैंसर जो अपन वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकें। फिर दूसरा जो मेन वर्टिकल है वो है स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग क्या होती है? स्क्रीनिंग वही है जैसे कि भाई आप स्मोक डिटेक्टर्स लगते हैं, तो इसीलिए ना कि जल्दी फायर लग रही है तो उसको जल्दी स्मोक उसको डिटेक्ट कर सके। तो सिमिलर इज विद स्क्रीनिंग, सिमिलर इज जो अपन लैब टेस्ट करा रहे हैं, जो ब्लड पैनल कराते हैं, तो वो इसीलिए तो कराते हैं। अच्छा भाई एलएफटी, अच्छा एंजाइम्स बढ़े हुए तो नहीं है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल देख लो, है ना, किडनी का देख लो। तो क्या है, स्क्रीनिंग ही तो है कि भाई यहाँ जल्दी पकड़ में आ जाए चीजें। या अल्ट्रासाउंड कि भैया फैटी लिवर, तो भाई ग्रेड 1 ग्रेड 2, जस्ट ऑल दीज आर स्क्रीनिंग। तो सिमिलर इज द स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में क्या होता है और कैसे करना होता है और किनको कराना है,
तो 25 से मतलब 25 to 65 years की ऑल फीमेल्स, इधर मैरिड नॉन नॉन मैरिड वॉट एवर, 25 से 65 साल की हर फीमेल को ये स्क्रीनिंग टेस्ट करा लेना चाहिए। और जैसे मैंने बताया, सब सब नहीं, मतलब हार्डली अभी भी आज की डेट में भी मुश्किल से जो खुद से सामने आ रहे हैं स्क्रीनिंग कराने, वो शायद 1% भी नहीं, 100 में से 1 फीमेल भी नहीं आ रही है सामने से, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स है ना, जिनको पता है कि ये सब है, वो भी अपने आप को मतलब पता नहीं, मतलब वो एक हिच है कि कौन कराए, बट कुछ भी नहीं है इसमें ना, एक सिंपल ओपीडी प्रोसीजर होता है, और इसको बोलते हैं पैप स्मीयर विद एचपीवी स्क्रीनिंग, है ना। और 25 से 65 साल की एज में ये हमें करानी होती है, चाहे वो सेक्सुअली एक्टिव हो नहीं हो वटेवर। और इसमें क्या करना है, बस वो ये स्क्रीनिंग जल्दी पकड़ में लेती है चीजों को, और हम जल्दी उस पे काम कर सकते हैं, हमें पता चल सकता है, हम पे डंडा बच सकता है कि इसमें हम क्या करना है। तो पैप्समियर टेस्ट तो सबने ही नाम सुना होगा, यहाँ पे एक रूटीन टेस्ट है, कहीं ना कहीं नाम एवरीबडी मस्ट हैव हर्ड। तो पैप्समियर क्या करना है कि ओपीडी प्रोसीजर है, लोगों को डर लगता है यार पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, दर्द होगा। तो सिंपल जैसे ओपीडी में लेटाते ही है मरीज को, द पेशेंट को, फीमेल को, तो लेटाओ, और जैसे नीचे एग्जामिन कर रहे होते हैं तो वहीं पे एक छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट स्पेकुलम डाल के और एक ब्रश घुमा देते हैं सर्विक्स पे। वो ब्रश घुमा दिया और उसको लैब में भेज दिए, है ना। जब देख रहे हैं तभी आइडिया लग जाता है सर्विक्स की, देखने से ही कि ये सर्विक्स कुछ एबनॉर्मल है या नहीं, और वहीं पे से सेल्स उठा के ब्रश, सिंपल एक ब्रश घुमाना है, जैसे अपन बालों में ब्रश घुमाते हैं, सिंपल वहां ब्रश घुमा दिया। 1 मिनट प्रोसीजर भी नहीं है। माइल्ड डिस्कम्फर्ट इतना है कि भाई लेटाना है, और वो एक छोटा सा स्पेकुलम मतलब इंस्ट्रूमेंट, वो भी इसलिए कि भाई डॉक्टर को भी दिखना तो चाहिए वो जा कहाँ रहा है, वो खाली वजाइना में ही घुमा देगा तो फायदा ही क्या है ना। तो थोड़ा सा इतना कि भाई वो घुमाए, वो स्पेकुलम डाले, जिससे कि थोड़ा सा विजिबिलिटी बढ़े, और फिर सर्विक्स को देख के अपन सर्विक्स पे से सेल्स उठा के वहां डाल देते हैं लैब में, और 2-3 दिन में इसकी रिपोर्ट आ जाती है। कुछ भी इसमें ऐसा कोई पेनफुल नहीं है। एंड अब आजकल ये हर जगह हो रहा है, आपके प्राइवेट सेटअप्स में तो हो ही रहा है, गवर्नमेंट सेटअप्स में भी हो रहा है, होगा किसी गायनिक सेटअप पे ही, क्योंकि लिटाना पड़ेगा और देख मतलब अंदर डालना पड़ेगा। तो सिंपल है, पैप स्मीयर जो है ना, इसी के साथ हम इंक्लूड कर देते हैं एचपीवी टेस्टिंग। तो पैप स्मीयर क्या बताएगा, तो पैप स्मीयर में मैंने सर्विक्स पे से जैसे ब्रश घुमाया तो सर्विक्स के सेल्स आ गए। अब वो सेल्स जब लैब में जाएंगे तो वहां ये पता चल जाएगा कि ये सेल्स में कुछ एबनॉर्मेलिटी शुरू तो नहीं हो गई है। अगर सिंपल इन्फेक्शन ही है तो वो इन्फेक्टिव दे देगा कि भाई यहाँ खाली इन्फेक्शन हो रहा है। पर अगर वहां पे कुछ अर्ली चेंजेस ऑफ कैंसर मिल रहे हैं तो एटलीस्ट पता तो चलेगा, और फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाएगा। और इसी टेस्ट में अगर पैप्समियर विद एचपीवी टेस्ट लिख दो तो उसी टेस्ट में वो एचपीवी टेस्ट भी हो जाएगा कि भैया आज की डेट में मेरे सर्विक्स में वो एचपीवी वायरस बैठा तो नहीं हुआ। अगर बैठा भी हुआ है तो फिर उस पे काम कर लेंगे, है ना। एंड एवरी 3 to 5 years इस पे रिपीटिशन हो जाता है। अगर ये नॉर्मल आता है पैप्समियर विद एचपीवी खाली इन्फेक्टिव ईटियोलॉजी, या फिर तो 3 से 5 साल में हमें इन्हें रिपीट कराना होता है। और अगर तो पॉजिटिव आ रहा है तो उसका फिर प्रोटोकॉल फिर अलग हो जाता है, और उसमें भी घबराना नहीं है। अगर एचपीवी वायरस पॉजिटिव आ रहा है पर पैप्समियर नेगेटिव है, मतलब सेल्स में चेंज नहीं हुआ है, तो वहां हम फिर वही सब हाइजीन और वो सारा लाइफस्टाइल इम्यूनिटी और वो सब काम करके उनको फिर जल्दी 1 साल में दोबारा रिपीट टेस्टिंग ले लेते हैं, अगर हमें वो दिख रहा है तो, और डिपेंडिंग ऑन बाकी की फाइंडिंग्स ऑल्सो, है ना। तो यूजुअली जब कराएं तो दोनों ही करें, पैप्समियर भी कराओ और एचपीवी टेस्ट, एक ही सैंपल से दोनों हो जाते हैं। तो अब इसमें ये तो सब बातें हो गई, एंड अच्छा टाइम भी हो रहा है, तो वार्निंग साइंस क्या, सिम्टम्स क्या रहते हैं, कैसे पता चलेगा। तो अर्ली स्टेज में तो कोई सिम्टम नहीं, कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या है, तो इसीलिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है आगे बचाने के लिए, स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है ताकि जल्दी नीचे से डिटेक्शन हो जाए। बाकी लेट स्टेजेस में जो सिम्टम्स आ सकते हैं वो है ब्लीडिंग का सिम्टम। ब्लीडिंग कैसे, दो दो साइकिल्स के बीच में, मतलब 2 पीरियड्स के बीच में भी अगर ब्लीडिंग हो जा रही है, बहुत लोगों को होती है जो
तो वो मिड साइकिल ब्लीडिंग बीच में, या फिर मीनोपॉज हो गया है और अब उसके बाद ब्लीडिंग हो जा रही है आपको पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग, या फिर ब्लीडिंग आफ्टर मेकिंग रिलेशंस, पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग मतलब इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग हो जाना। तो 3 टाइप की ब्लीडिंग, बीच में 2 पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग, मीनोपॉज के बाद ब्लीडिंग, तीसरा रिलेशंस के बाद ब्लीडिंग, चौथा फाउल स्मेलिंग जो है डिस्चार्ज आना नीचे से, है ना। डिस्चार्ज भी एक बड़ी वैसी चीज है कि थोड़ा बहुत तो मतलब ये है कि लोग जो आते हैं कि हाँ दिस इज वेरी नॉर्मल मैम, ये तो आता ही रहता है, बट दिस इज नॉट ओके, है ना। इसीलिए यहाँ स्क्रीनिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको हम सोचते हैं ना यार थोड़ा बहुत तो आता ही रहता है, वो थोड़ा बहुत भी गड़बड़ कर सकता है। जब हम थोड़े बहुत में जो लोग कह रहे हैं कि मैम ये तो नॉर्मल ही है, और अगर सिंपल अल्ट्रासाउंड के लिए भेजें उनको, तो वहीं पे उनकी वो बल्कि सर्विक्स, सर्विसाइटिस, एंड उनसे फिर नहीं नहीं मैम इतना तो नहीं था, पर अगर अल्ट्रासाउंड शो कर रहा है बल्कि सर्विक्स सर्विसाइटिस मींस काफी पुराना हो चुका था। और अब मतलब वो है कि और इम्पोर्टेंट है कि हम अपने को और सजग करें। तो इसीलिए थोड़ा मोड़ा, और ये सिम्टम्स ऐसे हैं ना, ये खाली सर्वाइकल कैंसर में नहीं हो रहे हैं, ये और बहुत सारी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में भी हो रहे होते हैं। तो इफ यू आर हैविंग एनी ऑफ दीज सिम्टम्स, या फिर नीचे की साइड जो है लोअर टमी पेन, पेल्विक पेन जो परेशान कर रहा है, रोज 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 रह रहा है, तो ये 4-5 सिम्टम्स में वी शुड विजिट। अदरवाइज वैसे तो वैक्सीन और स्क्रीनिंग के लिए तो हमें जाना ही जाना है। अब वही है, अर्ली डिटेक्शन सेव करता है लाइफ की, जल्दी डिटेक्ट करोगे। सिर्फ सिंपल रूटीन टेस्ट में भी लोगों का पॉजिटिव आ जाता है, जबकि उनको कोई, क्योंकि अर्ली स्टेजेस में तो सिम्टम ही नहीं है ना, तो पेशेंट पेशेंट क्या जाएगा लेने। बट स्क्रीनिंग के लिए अगर वो सजग है कि भाई मुझे 25 साल के बाद ये कराना ही कराना है एवरी 5 years, तो वो रूटीन स्क्रीनिंग में पकड़ में आ जाती हैं चीजें, और उस पे काम हो सकता है अर्ली डिटेक्शन। तो अब ये तो ट्रीटमेंट पार्ट है कि भाई वो तो प्रॉपर कैंसर हो जाए तो उसका क्या क्या करना है, इसमें तो नहीं जाएंगे। तो पहली बात कि मिथ्स जो एक कॉमन है कि सर्वाइकल कैंसर हो गया तो मतलब सर्वाइकल कैंसर कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, इट कैन बी प्रिवेंटेड। वर्टिकल्स आर वैक्सीन, स्क्रीनिंग, हेल्दी लाइफस्टाइल। एचपीवी वैक्सीन गड़बड़ कराएगा, इनफर्टिलिटी कराएगा, वो कुछ नहीं कराएगा। स्क्रीनिंग बहुत पेनफुल है, बिल्कुल नहीं है, आधा 1 मिनट का प्रोसीजर है, वेरी सिंपल। वैसे भी जाते हो तो गायनिक लेटाएगा ही आपको देखने के लिए। सिर्फ ओल्डर वुमेन को ही कैंसर होगा, कैंसर तो वहां दिखेगा बट आपके सीड तो पहले ही पड़ जाएंगे ना, पेड़ तो बाद में बनेगा, सीड पहले पड़ जाएंगे। तो तो यही सब पिलर्स वापस से वैक्सीनेशन, स्क्रीनिंग, ऐसे कुछ आपको सिग्नल्स आ रहे हैं कुछ, वही ब्लीडिंग, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, डिस्चार्ज ज्यादा वाला, फाउल स्मेलिंग, ब्लडी डिस्चार्ज, पेल्विक पेन हो रहा है नीचे की साइड, लोअर टमी जिसे पेड़ू का पेन बोलते हैं, वो कुछ हो रहा है। रेगुलर चेकअप्स विद योर हेल्दी लाइफस्टाइल, इस पे हमें काम करना है। यही सब टेक अवे मैसेजेस हैं। अर्ली डिटेक्शन that can be seen only through screening। वार्निंग साइंस को पकड़िए, स्प्रेड करिए, अवेयरनेस क्रिएट करिए, वैक्सीनेट करिए। अगर आप 45 के नीचे हैं तो बिल्कुल जाइए लगवाने, 3 डोज में काम हो जाएगा। कोई तंग नहीं करती वैक्सीन आपको, और यस इट इट इज प्रिवेंटेबल। तो यही मेरा आज का सेशन था। एंड थोड़ा लगता है ज्यादा ही सिर पे डंडा बजाए, बट इतना तो बताएंगे तभी काम चले। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम, बहुत जबरदस्त। क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल से हम सबको पता भी नहीं थी, पूरा डिटेल्स हमको पता नहीं था। और सबसे सबसे बड़ी बात, हेल्दी लाइफस्टाइल तो हमें किसी भी तरह से अपनानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी चीजों से हम बच सकते हैं। और जैसे कि आपने कहा, अर्ली डिटेक्शन जरूरी है, सिम्टम्स को पहचाने। सो थैंक यू सो मच प्रियंका मैम।